हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज एक ही एडिटोरियल पब्लिश हुआ है द हिंदू में और वो बेस्ड है बजट पे। हर साल बजट के ऊपर एक मेगा एडिटोरियल हिंदू में आता है। उसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, दो की जगह एक एडिटोरियल पब्लिश कर देते हैं। तो आज इसी एडिटोरियल को पढ़ने वाले हैं, अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस अमिड कंसोलिडेशन। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है, बजट के बारे में आपको इंसाइट्स मिलेंगी। फटाफट से अपना क्विज देख लो, 5 6 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को पूरे मन से पढ़ना, हर चीज़ जो इसमें डिस्कस की गई है क्विज पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, इस आर्टिकल से मैक्सिमम लर्निंग कैसे लेनी है, इस पे एक सेशन हमने कल रात में किया था। अगर सेशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल के होम पेज पे रखे हुए सेशन को देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए, अब जैसा उसमें बताया है ना वैसे ही आर्टिकल को पढ़ना है। कह रहे जी, अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस अमिड कंसोलिडेशन। दो वर्ड्स आए हैं बड़े बड़े, राफ्ट और कंसोलिडेशन। देखिए, राफ्ट का मतलब होता है झड़ी, किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा, अ लार्ज नंबर और लार्ज एक्सटेंट ऑफ समथिंग। कंसेशंस का मतलब होता है रियायत, छूट, डिस्काउंट। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मजबूत होना, सॉलिड बनना, स्ट्रेंथ आना। तो कह रहा है ऐसा ही कुछ इस साल के बजट में देखा गया। इस साल के बजट में कंसोलिडेशन की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा। लेकिन ये किसके चलते हुआ सारा काम? बहुत सारी रियायतों के, बहुत सारी कंसेशंस के चलते हुआ, जो जिनकी एक राफ्ट हमने देखी। इतने सारे डिस्काउंट सरकार की तरफ से हमने देखे आम जनता के लिए। तो ये इस तरह का बजट है जिसमें देश को भी मजबूत किया जा रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है, आम आदमी के लिए बहुत सारी कंसेशंस भी दी जा रही हैं। बात आ गई समझ में? राफ्ट का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, हिंदी में बोलते हैं झड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, वाइल प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फोकसिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, द बजट गिव्स मोर टू द एफ्लुएंट देन टू द पुअर। कह रहा है जी, ऐसा करते हुए, वाइल के साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है ऐसा करते हुए। वाइल प्लेइंग, वाइल सिंगिंग, वाइल स्लीपिंग, है ना, सोते हुए मैं ये कर रहा था, खाते हुए मैं ये कर रहा था, खेलते हुए मैं ये कर रहा था। तो वैसे ही प्रमोट करते हुए, सपोर्ट करते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, ऐसे विकास को, डेवलपमेंट को जो इंक्लूसिव है, जो सबको अपने दायरे में लेने वाला है, अमीर गरीब सबके लिए एक समान है। कह रहे हैं ऐसी डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हुए और फोकस करते हुए, सारा ध्यान डालते हुए। अब किसके ऊपर भाई? ऑन लगा के बता रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन पे, फाइनेंशियल एकीकरण पे, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाने पे। कह रहे दोनों काम करते हुए ना, हमारा जो बजट है इस साल का, वो देता है ज़्यादा, यानी कि मोर। और किसको ज़्यादा देता है? एफ्लुएंट लोगों को, पैसे वाले लोगों को। और किसके बजाय? पुअर लोगों के, गरीब लोगों के। लंबा सेंटेंस है, अच्छी स्ट्रक्चर है, एक बार इसको रिपीट कर लो फिर स्ट्रक्चर बताता हूँ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए और सारा फोकस डालते हुए फिस्कल कंसोलिडेशन पे, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने पे, देश को मजबूत बनाने पे, ये दोनों काम करते हुए बजट जो है ना, अमीर आदमी को ज़्यादा बांट रहा है थोड़ा सा, बजाय गरीब आदमी के। बजट आपका सब्जेक्ट है, गिव्स इसकी वर्ब है, प्रमोटिंग और फोकसिंग दोनों पीपीएस से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब दो तीन काम एक साथ हो रहे होते हैं ना, तो एक काम को मेन वर्ब बना दो, बाकी सब कामों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिख दो। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, किताब पढ़ते हुए मैं गाना सुन रहा था, है ना। तो बजट ये देते हुए ये सब चीज़ें प्रमोट और फोकस कर रहा था। फोकस के बाद में, कंसंट्रेट के बाद में हमेशा ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, याद रखना है इसको। इंक्लूसिव मतलब सबको अपने दायरे में लेने वाला। एफ्लुएंट वर्ड मैंने आपको बता दिया, अमीर के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक एडजेक्टिव है। वेल्दी, रिच या ओपुलेंट को बोलते हैं एफ्लुएंट। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो एफ्लुएंट वर्ड है ना, इसको इस एफ्लुएंट वर्ड से कंफ्यूज मत कर लेना। दूसरे वर्ड में क्या लगा हुआ है सर? ई लगा हुआ है। इसको बोलते क्या है? इसको भी एफ्लुएंट बोलते हैं, पर ये है एक नाउन और इसका मतलब होता है वेस्ट वाटर। गंदा पानी जो फैक्ट्री से, घरों से निकलता है ना, वेस्ट मिक्स होते हैं इसमें, ऐसे सीवरेज वाले वाटर को एफ्लुएंट बोलते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में दोनों वर्ड्स का। एक आपके सामने मैंने सेंटेंस रखा है, दोनों वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। आपको चूज करना है कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड डालोगे। सब लोग यहाँ पे पॉज करें क्लास को और इस सेंटेंस को एक अटेम्प्ट दें। देखो, मुझे तो आता है,
मैंने तो बनाया है पूरा, ये है ना, सारे क्वेश्चन मैं ही डाल रहा हूँ। करना आपको है, सीखना आपको है। दोनों वर्ड्स के मीनिंग सामने रखे हुए हैं, सही वर्ड को चूज करते हुए मीनिंग के हिसाब से कमेंट्स में पोस्ट करना। सही गलत होता है तो मैं कमेंट्स में बता देता हूँ। बढ़े आगे, चलो अब एक काम करते हैं। ये द पुअर यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है। द एफिनेंट सभी के सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है, द पुअर सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। तो ये CPL वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन प्लूरल नाउन वाला, बहुत बार अपने कर चुके हैं। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको इस पर मिल जाएंगे कोर्सेज राइटिंग, बैंकिंग और SSC के। कल ही वीडियो पब्लिश किया हमने क्लास में, SSC बैंकिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो जो लास्ट पोर्शन है आपकी तैयारी का, जिसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन चाहिए होते हैं, ये आपको मिल जाते हैं बैंकिंग और SSC के कोर्सेज के अंदर। दोनों कॉम्बो हैं, 1-1 साल की वैलिडिटी है। हर तरह के क्वेश्चंस को आपको डिटेल में प्रिपेयर करवाया जाता है। आजकल SSC के लिए मेंस के फुल पेपर हम कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, आप फायदा ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज को लेने के लिए कॉमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है, जाके वहाँ से डाउनलोड करें। इसी के साथ में राइटिंग का कोर्स भी मिलता है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव, SSC, बैंकिंग, है ना, रेलवेज, UPSC। फायदा ले सकते हो इसका भी। 60 आवर्स का कोर्स है। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, ऐप को डाउनलोड करो और कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो। चलो जी, वोकैब शीट अपनी डिस्पेंसेशन से आज शुरू करना है। एक नाउन होता है डिस्पेंसेशन, और इसके 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है सिस्टम, रिजीम, प्रशासन को बोलते हैं डिस्पेंसेशन। दूसरा डिस्पेंसेशन वर्ड का एक अजीब सा मीनिंग है डिस्काउंट या एग्जाम्पशन। एक ही वर्ड 2 काम करता है अंग्रेजी में। डिस्पेंसेशन का मतलब है प्रशासन या सिस्टम, और डिस्पेंसेशन का मतलब है किसी चीज़ से छूट या एग्जाम्पशन। जैसे अ न्यू पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हैज़ बीन सेटअप इन श्रीलंका। एक नया राजनीतिक प्रशासन जो है सेटअप कर दिया गया है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है श्रीलंका में। और दूसरा मीनिंग देखो, द स्टूडेंट्स गॉट अ डिस्पेंसेशन फ्रॉम एग्जाम्स ड्यू टू द पैंडमिक। बच्चों को रियायत मिली, छूट मिली, डिस्पेंसेशन मिला एग्जाम से, पैंडमिक की वजह से, महामारी की वजह से। तो एक ही वर्ड दोनों काम करेगा। आज पहला वाला जो मीनिंग है आर्टिकल में आप देखेंगे इस वर्ड का। अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रियल होना, किसी चीज़ का साकार होना। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका जो सपना था आज़ाद या इंडिपेंडेंट होने का, वो साकार हुआ उसके जॉब के सिलेक्शन के साथ ही। अब देखो, साकार होने के लिए, रियल बनने के लिए मैनिफेस्ट के साथ में रियलाइज, मटेरियलाइज और एक्चुअलाइज। रियल बनाना, रियलाइज करना, एक्चुअल बनाना, एक्चुअलाइज करना, मटेरियल बनाना, मटेरियलाइज करना, ये तीनों वर्ड भी यूज होते हैं। आज आप एक्चुअलाइज नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद करना बहुत आसान है इनको। किसी चीज़ को असल या एक्चुअल बना दोगे तो आप उसको एक्चुअलाइज कर दोगे, है ना, मैनिफेस्ट कर दोगे। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है मोटिवेटर। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है ताकि पूरा दूध फट जाए। वो दही क्या होता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है दूध को दही बनाने के लिए। वो थोड़ा सा जो आप दही लगाते हो ना, 2, 4, 10 बूंद, वो कैटलिस्ट होता है, वो मोटिवेटर होता है। इसको स्टिमुलेंट या इम्पेटस भी बोलते हैं। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू द वर्कर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। एक जो देरी आई वेज देने में, जो है मजदूरों की मजदूरी देने में, उसने एक्ट किया, इस देरी ने एक मोटिवेटर के तौर पे इस स्ट्राइक के लिए, इस हड़ताल के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया वर्कर्स को जब उनकी वेजेस जो है उनको देरी से मिली। कैटलिस्ट, ठीक है। आज एम्पेटस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, किसी चीज़ का मोटिवेटर। फिर एक वर्ड है हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब होता है वेरी डेंजरस। 1000 × 10 कितना हो गया, 10,000। बड़ी अमाउंट है ना ये। हैजर्डस को ऐसे याद कर लो, 1000 × 10 बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत डेंजरस है हैजर्डस, ठीक है। रिस्की, डाइसी, पेरिलस, प्रिकेरियस, चारों ही तरीके से डेंजरस को आप बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैन बी डेंजरस इफ इट इज़ यूज्ड विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। तकनीक डेंजरस हो सकती है, हैजर्डस हो सकती है, अगर ये इस्तेमाल की जाए बिना संयम और ध्यान लगाए। संयम नहीं बरतोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस हो सकती है। आप पूरा सारा जीवन अपना बर्बाद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो, है ना। चलिए, अगला वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्दी, वेल बिल्ट। हट्टा कट्टे को बोलते हैं रोबस्ट। थैंक्स टू अ रोबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंडियन इकोनॉमी मैनेज्ड टू विदस्टैंड मेजर इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफ पास्ट। कह रहे जी थैंक्स टू का मतलब होता है की वजह से। कह रहे जी वजह से एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम के, एक मजबूत फाइनेंशियल
इकोसिस्टम के भारत की इकोनॉमी ने मैनेज किया कि वो विद स्टैंड करे, वो सामना करे बड़े बड़े आर्थिक तूफानों का, रिसेशंस का, मंदियों का जो पास्ट में आई थी। चलिए ये वर्ड आएगा आर्टिकल में। एक लास्ट फ्रेजल वर्ब है पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बहुत अटेंशन से स्टडी करना या उसको समझना या रीड करना। जैसे आपके पास घर पे कोई नोटिस आया, अब आप उसको देख करके समझने की कोशिश कर रहे हो नोटिस किस चीज का है ना। या आपका कहीं एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड देखते हो ना, हॉल टिकट अपनी, उसके ऊपर आप पोर ओवर करते हो कि कुछ मिस ना कर दूं, मैं हर चीज में समझ लूं इसमें जो लिखी हुई है, उसको बोलते हैं पोर ओवर करना। द जज पोर्ड ओवर द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द लॉयर। जज ने बहुत ध्यान से पढ़ा, समझा, स्टडी किया उस एविडेंस को जो प्रेजेंट की गई थी लॉयर के द्वारा, यानी कि वकील के द्वारा। अच्छा, पोर ओवर को कंसंट्रेट ऑन करना, पेर्यूज करना, एग्जामिन ऑन करना भी बोलते हैं। पेर्यूज एक एडवांस वर्ड है किसी चीज को ध्यान से देख करके एग्जामिन करने के लिए, पेर्यूज, है ना। चलिए 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल तो है बहुत बड़ा, इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 घंटे हमें चाहिए, क्योंकि आर्टिकल डबल वाला आज, इसका साइज डबल है, तो हम आधा ही पढ़ेंगे। और आधे आर्टिकल की समरी ये है, इसमें आपको बताया गया है बजट को कैसे कौन से नए एडिशन इस साल बजट में किए हैं आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए। इसके साथ साथ बजट में क्या कमियां सरकार ने छोड़ी हैं, और ओवरऑल बजट किस फोकस के साथ में बनाया गया है, सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि 2047 तक, जब तक भारत को 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए, तब तक इंडिया एक फाइनेंशियल वर्ल्ड पावर बन जाए, फाइनेंशियली जो है एक पावर के रूप में उभरे दुनिया में। तो इस पूरे जो ना एनालिसिस को आपके सामने प्रेजेंट किया है इस आर्टिकल में। एनालिटिकल टोन है आज की। शुरू कर लेते हैं, जितना हो सकेगा 40 मिनट्स में उतना कवर कर लेंगे, है ना। कह रहा है जी, इफ बजट मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इंटरप्रेटिंग द यूनियन बजट कैन बी हैजर्डस गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट दैट वन हैज टू पोर ओवर। कह रहा है जी, अगर एक बजट बनाने का जो काम है, बजट मेकिंग जो है, वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो एक ऐसा काम है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। कह रहा अगर ऐसा है ना, तो फिर इस बजट को इंटरप्रेट करना मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। कह रहा है जी, इस बजट को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, इसको समझना और समझाना, इस यूनियन बजट को, वो हो सकता है कैन बी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हैजर्डस। और क्यों भाई? कह रहा है जी, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, देखते हुए उस अमाउंट को, उस मात्रा को जो है महीन अक्षरों की, फाइन प्रिंट की। और वो कौन से अक्षर हैं? ये वही अक्षर हैं दैट, जिसको किसी भी इंसान को हैज टू करना पड़ता है, ध्यान से पढ़ने का काम, पोर ओवर करने का काम। आ रही है बात समझ में? तो बजट बनाना तो बड़ा मुश्किल है ही, बजट बनाना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ही, लेकिन बजट को समझना और समझाना ये और भी मुश्किल काम है। बिल्कुल पतले पतले महीन अक्षरों में छपा हुआ होता है, फाइन प्रिंट में होता है, और उसको बड़े ध्यान से आपको पोर ओवर करके समझना होता है क्या सरकार करना चाह रही है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी हैजर्डस। कुछ चीज़ें आप गलत समझ जाओगे, उल्टी सीधी समझा दोगे, हैजर्डस हो गया ना ये। चलो, बजट मेकिंग की वर्ब है इज, इंटरप्रेटिंग की वर्ब है कैन बी। हैजर्डस का मतलब आपको मैंने बता दिया, बड़ा ही रिस्की हो, प्रिकेरियस हो, पैरेलस हो। वन आया किसी भी इंसान के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। वन हैज़ टू पोर ओवर, वन को या किसी को भी पढ़ना पड़ेगा। पोर ओवर किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना, जैसे आप अपनी एग्जाम की हॉल टिकट को पढ़ते हो कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। समझ गए? बढ़े आगे। चलो, कह रहा है जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 5th बजट and the current Bharatiya Janata Party led government's final full-fledged one before next year's general election ticks all the right boxes on the face of it। कह रहा है जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का 5वां बजट है, ठीक है, और जो करंट भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलती हुई सरकार है, लीडिंग में चलती हुई सरकार है, लेड का मतलब है अगुवाई में चलती हुई सरकार, गवर्नमेंट जो है, कह रहा है इसका जो फाइनल फुल फ्लेजेड बजट है, फुल फ्लेजेड मतलब फुली डेवलप्ड। फुल बजट जब सरकार जो है बीच में भी देती है इंटरिम बजट, वो आधा अधूरा होता है, ये फुल बजट होता है, इसमें सारी डिटेल होती है। कह रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ये आखिरी बजट है, और कब है? अगले इलेक्शन से पहले का। फिर इलेक्शन होंगे, फिर नई सरकार आएगी, तब देखेंगे। कह रहे हैं दोनों टाइप का बजट जो है ना, ये टिक करता है सभी राइट बॉक्सेस को, सभी के सभी सही। देखिए, टिक ऑल द राइट बॉक्सेस का मतलब है सभी पैमानों पे खरा उतरना, सभी बॉक्सेस को टिक करना, हर चीज़ को पूरा करना। तो ये सारे फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करता है। और कैसे पूरे करता है? ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्राइमा फेसी, देखने में या चेहरे से। तो चेहरे से अगर आप देखो इस बजट को,
प्राइमा फेसी देखो, बहुत अंदर ना घुसो। तो ये जो पहला बजट है, आखिरी बजट है हमारी सरकार का इलेक्शन से पहले, और निर्मला सीतारमण का जो 5वां बजट है, ये सारे बॉक्सेस को अच्छे से टिक करता है, सारे पैमानों पे खरा उतरता है। सेंटेंसेस की वास्तव में बहुत अच्छी आज की लेवल है ना, अच्छे कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होना लाजमी है। सब्जेक्ट देख लेंगे, इसका सब्जेक्ट है फिफ्थ बजट एंड 1, पर इन दोनों की वर्ब है टिक्स। और क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही बजट की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई निर्मला सीतारमण का 5वां बजट और भारतीय जनता पार्टी का आखिरी बजट कोई अलग अलग थोड़ी ना है, एक ही बजट है ना। तो एक ही बजट होने की वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ में। टिक ऑल द राइट बॉक्सेस मैंने आपको समझा दिया, सभी पैमानों पे खरा उतरना। मान लो 5 बॉक्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके 6 बॉक्स लगे हुए हैं। पहला बॉक्स है कि एजुकेशन पे खर्चा हुआ, बिल्कुल हो गया। दूसरा बॉक्स है आम आदमी पे खर्चा किया, बिल्कुल किया। तीसरा बॉक्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बिल्कुल किया। चौथा डेफिसिट आपका कम हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस तरीके से बजट ने हर फरमाइश को पूरा कर दिया। इसी को बोलते हैं टिक ऑल द राइट बॉक्सेस। चलो और आगे बढ़े। अब एक ग्रामर है ऑन द फेस ऑफ इट पे अपने आगे आएंगे, थोड़ी सी यहाँ पे एक बार अपने फ्लो बनाते हैं, ठीक है। अब इसने कौन कौन से बॉक्स टिक किए हैं वो आपको बताया जाएगा अगले सेंटेंस में। और जो अगला सेंटेंस आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सेंटेंस कोई है ही नहीं, ये सारे बॉक्सेस के नाम दिए गए हैं आपको, कौन कौन से बॉक्स ये बजट टिक कर रहा है। अब देखो कैसे, लंबा सेंटेंस है। करेज इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इंश्योर्स प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, स्पेशली द यूथ, विमेन, फार्मर्स, ओबीसी, एसटी एंड एससी। करेज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये है पहला बॉक्स, सबको साथ में लेकर के चलने वाला विकास, सबको दायरे में लेकर के होने वाली डेवलपमेंट। और वही डेवलपमेंट जो सुनिश्चित करे, इंश्योर करे, पक्का करे प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को, सभी के लिए। और सभी में कौन कौन है? सभी में खास करके वो लोग हैं जो यूथ हैं, विमेन हैं, किसान हैं, ओबीसी हैं, एससी और एसटी हैं, वो सभी लोग जो हाशिए पे रहते हैं जनरली। कह रहे जी पहला बॉक्स तो इसने ये वाला पूरा किया इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। दूसरा बॉक्स कौन सा है? दूसरा बॉक्स है अ फोकस ऑन इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। पूरा फोकस रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्टमेंट पे, और ये वही इंफ्रा इन्वेस्टमेंट है दैट सर्व्स एज ए मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सर्व करता है एक मल्टीप्लायर के तौर पे। मल्टीप्लायर का मतलब जो मल्टीप्लाई कर दे चीज़ों को, दुगना तिगना चौगुना 16 गुना 32 गुना कर दे। कह रहे ये वही दो चीज़ें हैं जो दुगना तिगना चौगुना कर देती हैं डेवलपमेंट को, ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को, यानी रोजगार को। तीसरा कौन सा बॉक्स है जी? पॉलिसीज टू इनेबल ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं कि ग्रीन यानी कि हरी और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें। ग्रीन ग्रोथ समझते हैं ना, जिसमें धुआं कम हो, जिसमें पेड़ पौधे लगें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल हो। तो ऐसी पॉलिसीज वाला बॉक्स भी इसने टिक कर दिया। फिर चौथा बॉक्स कौन सा है? द रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो है सरकार के, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है सरकार को, उसको रैशनलाइज किया गया है और रैशनल और लॉजिकल बनाया गया है। तो ये वाला बॉक्स भी टिक किया। पांचवा बॉक्स इसमें क्या है? इसी का चौथे का पार्ट है इंक्लूडिंग अ राफ्ट ऑफ कंसेशंस टू द मिडल एंड सैलरीड क्लास। कह रहे जिसमें शामिल है एक राफ्ट, एक झड़ी, बहुत सारे डिस्काउंट्स की मध्यम और सैलरीड क्लास के लिए एंड पेंशनर्स, पेंशन पाने वालों के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डूइंग ऑल दिस वाइल स्टेइंग द कोर्स ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। ये सब काम करना, डूइंग ऑल दिस, ये सब बॉक्सेस को टिक करना जब आप स्टे कर रहे हैं, बने हुए हैं उस कोर्स पे, उस रास्ते पे जो है आर्थिक तौर पे, पैसे वाले तौर पे अपने आप को मजबूत बनाने का। तो ये सारे बॉक्सेस इस बजट ने जो है मतलब टिक किए हैं। लंबा सेंटेंस है लेकिन मुझे पता है आपको डर लगता है ना ऐसे सेंटेंस से, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसमें कोई वर्ब नहीं है किसी की, एक छोटा सा एक फ्रेज बना रखा है इन्होंने, मतलब छोटे छोटे फ्रेजेस को जोड़ रखा है। सारे बॉक्सेस आपके सामने हैं। पहला बॉक्सेस है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनको मैं कलर कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। जस्ट अ मिनट, है ना। पहला बॉक्स है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा बॉक्स कौन सा है? दूसरा बॉक्स है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा बॉक्स कौन सा है? तीसरा बॉक्स है पॉलिसीज टू इनेबल ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये तीसरा बॉक्स टिक किया। चौथा बॉक्स कौन सा टिक किया? चौथा काम इसने कर दिया रेशनलाइजेशन कर दिया टैक्सेस का। और पांचवा काम, ये सब कुछ इसने किया उस रास्ते पे बने हुए रहते हुए जिसमें इंडिया को सुपर पावर बनाया जाएगा फाइनेंशियली। चलिए आगे बढ़े। थोड़ा टाइम लग जाता है ऐसे सेंटेंसेस पे, लेकिन पढ़ना सीखो। कह रहा है जी आगे, टर्मिंग इट द फर्स्ट बजट इन अमृत वेला या अमृत काल, मिस सीतारमन sounded the poll biggle by emphasizing the ruling dispensation's achievements since 2014। कह रहा जी टर्म करते हुए, नाम देते हुए इट को यानी इस बजट को, और क्या बजट नाम दिया इसको? पहला बजट है अमृत काल का। अमृत काल जो आप समझते होंगे हिंदुज्म और सिखिज्म में एक ऐसा वक्त होता है सुबह का 3 बजे का 4 बजे का, जहां से दिन की शुरुआत होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप उठते हैं,
मेडिटेशन करते हैं, है ना, योग करते हैं। तो कह रहे जी इस बजट को भी इसने अमृत काल का नाम दिया, हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने। कह रहे सर देते हुए मिस सीतारमन ने साउंड कर दिया, बजा दिया, और किसको? इलेक्शन के बगल को। बगल का मतलब होता है बिगुल, हिंदी में बोलते हैं ना बिगुल, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बगल। तो इलेक्शन का बिगुल बजा दिया। और कैसे बजाया? इम्फसाइज करके रूलिंग डिस्पेंसेशन के, सत्ता में बैठे हुए प्रशासन की अचीवमेंट्स को। डिस्पेंसेशन मतलब अचीवमेंट्स, है ना, प्रशासन, अचीवमेंट आप समझते हैं, उपलब्धियां। और कब से? सन 2014 से। तो अपने बजट को नाम दे दिया अमृत काल का बजट, क्योंकि अब इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, वो अमृत काल है, समझ गए ना, शुरुआत हो रही है इलेक्शंस की। तो इन्होंने बिगुल बजा दिया अगले साल के इलेक्शन से पहले ही कि हमारी 2014 से क्या क्या उपलब्धियां रही हैं रूलिंग डिस्पेंसेशन की, उस प्रशासन की जो भी रूल कर रहा है। कह रहा है व्हेन द पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी फर्स्ट अज्यूम्ड ऑफिस। ये 2014 वही है जब पीएम मोदी ने पहली बार ऑफिस को अज्यूम किया, पीएम की कुर्सी पे बैठे। अज्यूम ऑफिस का मतलब होता है कार्यभार संभालना। अच्छे सेंटेंस बने हुए हैं, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं जितना अच्छे से आपको खोल करके सेंटेंसेस बता सकूं। सीतारमन मैडम की वर्ब है साउंडेड। साउंड अ बगल का मतलब है बिगुल बजाना। बिगुल बजाने का मतलब होता है किसी चीज का आगाज करना, है ना। डिस्पेंसेशन के दो मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग है प्रशासन, दूसरा मीनिंग है डिस्काउंट। तो यहाँ प्रशासन की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। पीएम मोदी की वर्ब है अज्यूम्ड। अज्यूम्ड ऑफिस मतलब कार्यभार संभालना, किसी कुर्सी पे बैठना। आगे कह रहा है जी पर कैपिटा इनकम शी सेड हैड मोर देन डबल्ड टू रुपी 1.97 lakh as a result of the economy's growth to being the world's fifth largest and the government's efforts to ensure a better quality of living for all। कह रहे जी पर कैपिटा इनकम जो है हमारी, हर आदमी की जो एवरेज इनकम है, मैडम ने ये बताया, शी सेड किया कि वो मोर देन डबल हो चुकी थी 2014 से 2023 के बीच में। और कहाँ तक पहुंच गई? 1,97,000 रुपए। हर आदमी हर साल इंडिया में इतने पैसे साल में कमाता है, ठीक है, 1,97,000 रुपए। और कैसे कमाता है? एक रिजल्ट के तौर पे, एक नतीजे के तौर पे इकोनॉमी की ग्रोथ के, इकोनॉमी की जो है विकास के। और ग्रोथ कहाँ तक हुई है? ग्रोथ हुई है टू बीइंग होने तक, टू बीइंग होने तक। और क्या होने तक? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट। और दूसरा गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से जो है इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए एक अच्छे क्वालिटी ऑफ लिविंग को, एक अच्छे जीवन के स्तर को सभी के लिए। आई बात समझ में? तो ऐसा इन्होंने बताया कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतना होकर के इतना बढ़ गई है ना। और ऐसे ऐसे सब काम हो गया है। $2,000 के करीब होता है 197, 2,000 या $2,200, है ना। चलिए, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। पर कैपिटा इनकम की वर्ब है हैड डबल्ड, और शी की वर्ब है सेड। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहे जी शी ऑल्सो साइटेड एन इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज स्पेशली इन द पेमेंट स्फीयर एज अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। कह रहे इस मैडम ने ये भी साइट किया। साइट का मतलब होता है हवाला देना, किसी चीज़ को दूसरे सोर्स से उठा करके बताना, देखो ऐसा है ना। तो उन्होंने खुद हवाला दे करके बताया दूसरे सोर्सेज से। और किस चीज़ का? एक इंक्रीज का इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन के अंदर। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी फॉर्मल होती जा रही है। हर आदमी का बैंक अकाउंट है, जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपके पेंशन बेनिफिट्स धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो रहा है, ऑर्गेनाइज होकर के सबको जॉब्स मिल रही हैं। तो कह रहा है इन्होंने हवाला दिया इस इंक्रीज का, फॉर्मलाइजेशन का, हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है इसका। और दूसरा हवाला दिया इन्होंने हर तरफ फैले हुए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन का। हर आदमी डिजिटली काम करने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, खास करके पेमेंट्स के स्फीयर में, पेमेंट्स के डोमेन में। और ये कैसे दिखाया इन्होंने? ये साइट किया इन्होंने, ये हवाला दिया दूसरी अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स की जो है तरह है। दूसरी भी कई बताई, उनमें से एक इसने लिख करके आपको बताई है कि ऐसा ऐसा इसने हवाला दिया। हवाला देने का समझते हैं ना, मतलब कोई चीज़ जो सबके सामने है, फिर आप उसको देख के बताते हो, देखो ये हुआ है ना, देखो हमने किया है ये, देखो। इसको बोलते हैं साइट करना, हवाला देना। शी की वर्ब है साइटेड। शी आया मैडम सीतारमन के लिए। वाइड स्प्रेड का मतलब है हर तरफ फैला हुआ, यूबिक्यूटस, यूनिवर्सल हो, जो हर तरफ जो है जिसकी एग्जिस्टेंस हो। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, डोमेन या एम्बिट। पेमेंट्स के दायरे में भारत ने जो करके दिखाया है ये अपने आप में काबिल तारीफ है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। यूपीआई जो है पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है धीरे धीरे करके, बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहे जी विद एन आई ऑन इंडिया एट 100 द बजट प्रपोजल्स मिस सीतारमन सेट वर एम्ड एट एक्चुअलाइजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector। कह रहे जी एक आई के साथ ही, और किस पे? इंडिया एट 100 जो है मिशन पे। देखिए आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे नजरें जो है गड़ाना,
किसी चीज़ को अपने फोकस में रखना। कह रहे जी फोकस रखने के साथ ही, नज़र रखने के साथ ही इंडिया एट 100 के मिशन पे, ये मिशन क्या आपको बाद में बताऊंगा। कह रहे इस मिशन के फोकस के साथ ही हुआ ये, जो बजट के प्रपोजल्स हैं, सीतारमण मैडम ने ये बताया कि वो सभी के सभी एम्ड एट थे, उन सभी के सभी का एक ही एम था, मकसद था, और क्या करना, एक्चुअलाइज करना, रियलाइज करना, रियल बनाना, साकार बनाना। और किसको, एक ऐसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जो टेक्नोलॉजी के साथ ड्रिवन हो, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट निभाए, और जो नॉलेज बेस्ड हो, जहां पे लोगों में, प्रोफेशनल्स में बहुत सारी नॉलेज हो, दुनिया हमारा नॉलेज लेने हमसे कंसल्ट करे नॉलेज के लिए। और ये कैसी इकोनॉमी हो, दूसरी साथ में, इसके साथ में उसके स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, इसके पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत पैसा हो, और साथ में एक रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर जो है, फाइनेंशियल सेक्टर, वो बड़ा मजबूत हो, स्ट्रेंथी हो, स्ट्रांग हो। तो आंख गड़ाई हुई है इस बजट ने इंडिया एट 100 मिशन पे, और ये सारे काम ये बजट कर रहा है। ऐसी इकोनॉमी बना रहा है जो टेक्नोलॉजी से डिराइव होगी, जिसमें लोगों के पास बहुत नॉलेज होगी, पब्लिक फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, सरकार के पास पब्लिक फंड बहुत सारा होगा खर्चा करने के लिए, और फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा मजबूत होगा, बैंकिंग बड़े रोबस्ट होगी। प्रोपोजल्स की वर्ब है वर एम्ड। एम्ड एक्चुअल में यहाँ एडजेक्टिव है, इसको वर्ब का पार्ट मत माने, वर इसकी वर्ब होगी, एम्ड एक एडजेक्टिव है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल। सीतारमन मैडम की वर्ब है सेड। एक्चुअलाइज, रियलाइज, मटेरियलाइज, मैनिफेस्ट, किसी चीज़ को साकार करना, रियल बनाना। रोबस्ट मतलब मजबूत। और क्या हुआ जी, कह रहा जी emphasizing that the economic agenda for achieving this vision would among other things require a focus on giving a strong impetus to growth and job creation. The minister laid out her budget proposals that were heavy on this government's trademark acronyms, describing the various schemes but relatively light on details. लंबा सेंटेंस है, मुश्किल भी है, पढ़ते हैं इसको आराम से। कह रहा जी emphasize करते हुए, पूरा जोर देते हुए, और किस चीज़ को, दैट इस चीज़ को कि जो हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, हमारा जो आर्थिक प्लान है, और किस लिए, अचीव करने के लिए इस विजन को, कह रहे वुड रिक्वायर, इसको होगी रिक्वायरमेंट, और कैसे होगी, अमंग अदर थिंग्स, दूसरी कई चीज़ों में से, भाई कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उनमें से कुछ एक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो कह रहा है कई चीज़ों में से इसको रिक्वायरमेंट होगी मेनली, और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये वुड रिक्वायर करेगा एक फोकस को, और फोकस है जो है देने पे, एक और स्ट्रॉन्ग इम्पेटस को, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन को, और ये मोटिवेशन होगा ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। कह रहा है जी एम्फसाइज करते हुए इस बात पे, इस पूरी बात पे जोर देते हुए। अब हुआ क्या, मेन बात समझो। मेन बात ये है कि मिनिस्टर ने ये बोला कि हमने लेड आउट किया है, हमने इस्टेब्लिश किया है उसके बजट प्रपोजल्स को। कह रहा है वो बजट प्रपोजल्स जो हैवी थे सरकार के ट्रेडमार्क एक्रोनिक्स पे। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने लिख दिया IMF, तो मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है एक्रोनिम है। तो सरकार ने ऐसे बजट बनाया जो कि हैवी था सरकार के ट्रेडमार्क एक्रोनिम्स पे। हर चीज़ का एक्रोनिम बना के बजट में सुंदर सा नाम दे देना, है ना, डिस्क्राइब करते हुए अलग अलग स्कीम्स को, लेकिन वो तुलनात्मक तौर पे हल्के थे डिटेल्स में। तो बड़ी बड़ी स्कीम के नाम सरकार ने लिख दिए, ये स्कीम है, ये PM विकास, ये इसकी फुल फॉर्म है। सुन के आदमी जो है मतलब हैरान हो जाए कि कैसे बना दिया इन्होंने, ये नाम भी कैसे बनाया इन्होंने, इतना सोचा भी कैसे। तो सरकार के जो बजट प्रपोजल्स थे ना, ट्रेडमार्क इकोनॉमिक, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे हैं, देख देख के आपको लगेगा मजा आएगा, लेकिन डिटेल्स बहुत कम दी सरकार ने कई स्कीम्स पे जो नई सरकार ने लॉन्च की हैं। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आप समझ गए होंगे। इकोनॉमिक एजेंडा की वर्ब है वुड रिक्वायर, मिनिस्टर की वर्ब है लेड आउट, ले आउट करना, एस्टैब्लिश करना, सबके सामने रखना किसी चीज़ को। दैट आया है प्रपोजल्स के लिए, दैट की वर्ब है वर। हैवी ऑन ट्रेडमार्क इकोनॉमिक्स का मतलब है सरकार का ये ट्रेडमार्क है कि वो एक्रोनिम बना के ही आपको कोई स्कीम का नाम देगी। स्कीम का नाम कुछ और होगा और उसको आप तोड़ोगे तो उसका नाम कुछ और निकलेगा। तो ये ट्रेडमार्क है सरकार का, बीजेपी की गवर्नमेंट का। तो इसमें तो बहुत हैवी थी सरकार इस बार भी, लेकिन डिटेल्स ज़्यादा नहीं दे पाई नई नई स्कीम्स के बारे में कि कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। चलो अच्छा, एक्रोनिम देख लेना, एब्रीवेशन को या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, छोटा नाम हो गया CBI, है ना। जैसे DVD है, फुल फॉर्म इसकी कुछ और होती है, छोटा नाम होता है DVD, तो वैसे ही उसको बोलते हैं अपने छोटे फॉर्म को एक्रोनिम। अच्छा, ये इंडिया एट 100 मिशन क्या था ये आपको बता देते हैं। सरकार का ये विजन है कि 2047 में जब भारत को आज़ाद हुए अंग्रेजों से हो जाएंगे 100 साल, इंडिया एट आ जाएगा 100 पे। तो इंडिया एक फाइनेंशियल सुपर पावर हो, चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हो। चाइना को तो अपने बीट नहीं कर पाएंगे 50, 60 साल, 70 साल, उनकी इकॉनमी हमसे 5 गुना है, 5 टाइम्स, है ना। तो चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हो भारत, अभी 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है भारत दुनिया में, हम सेकंड प्लेस पे आना चाहते हैं। तो यही है इंडिया एट 100 मिशन मिस्टर नरेंद्र मोदी का, PM का।
चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएगा वो स्कीमें कौन कौन सी हैं जिनके एक्रोनिम बताए हैं सरकार ने। पीएम विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान फॉर इंस्टेंस वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल और विश्वकर्मास अ पैकेज ऑफ असिस्टेंस aimed at helping them improve the quality, scale and reach of their products, he said। कह रहे जी एक स्कीम बता दी इन्होंने, शॉर्ट फॉर्म पीएम विकास, फिर पूरा नाम बताया इसका ये वाला नाम है। कह रहे फॉर एग्जांपल ये स्कीम की अगर बात करें तो ये स्कीम जो है ना पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर करेगी परंपरागत आर्टिसंस को, छोटे छोटे जो है आर्टिसन कौन होते हैं, हाथ से काम करने वाले कारीगर समझ लो, है ना, कारीगरों को, ट्रेडिशनल कारीगरों को, और क्राफ्ट्स पीपल भी कारीगर का ही सिनोनिम है, और या फिर जिनको हम बोलते हैं विश्वकर्मा। कह रहे हैं इनको ऑफर करेगी, एक पैकेज ऑफर करेगी, और ऑफर किसका होगा ये पैकेज, असिस्टेंस का, हेल्प का। और ये सारी हेल्प जो होगी एम्ड एट होगी, इसका यही एम होगा कि वो हेल्प करे इन लोगों को कि वो इंप्रूव कर सकें, अच्छा कर सकें क्वालिटी को, लेवल को और पहुंच को अपने प्रोडक्ट्स की, ऐसा मैडम ने कहा। तो स्कीम बता दी और किसके लिए लगा दी ये बता दी, है ना। अब ये स्कीम काम कैसे करेगी ये डिटेल्स इसके बारे में नहीं थी। पीएम जो स्कीम है ये विकास स्कीम, इसकी वर्ब है वुड ऑफर, ये काम ऐसा करने वाली है। आर्टिसन मतलब क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्स पीपल जो लोग हाथ से काम करते हैं, कारीगर होते हैं, है ना, क्राफ्ट्स पर्सन बोल देते हैं इनको। कह रहे जी स्पेसिफिक्स इंक्लूडिंग ए फाइनेंशियल आउटले एंड द लाइकली मैकेनिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर हाउएवर नॉट स्पेल्ड आउट। कह रहे लेकिन जो स्पेसिफिक्स हैं, जो डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, जिसमें शामिल होना चाहिए एक फाइनेंशियल आउटले का मतलब है खर्चा, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आप इस स्कीम में करोगे, और जो संभावित मैकेनिक्स है, जो लाइकली सिस्टम है इसको अमल में लाने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो थी ना, हालांकि इनको स्पेल आउट नहीं किया गया। स्पेल आउट करना मतलब साफ साफ बताना, किसी चीज़ को दिखाना, क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। तो स्कीम बता दी, स्कीम काम कैसे करेगी, कितने पैसे की होगी, कितना खर्चा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। स्पेसिफिक्स की वर्ब है वर नॉट स्पेल्ड आउट। स्पेल आउट की थर्ड फॉर्म है स्पेल्ड आउट, है ना, किसी चीज़ को साफ साफ बताना। मैकेनिक्स का मतलब होता है सिस्टम, तरीका, वे, किसी काम को करने का प्रोसीजर। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। कह रहे सिमिलरली अ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स और मिस्टी aimed at undertaking mangrove plantation along the coastline and salt pan lands leaves the funding to a convergence between मनरेगास एंड कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड। कह रहे इसी प्रकार से एक मैंग्रोव इनिशिएटिव है जिसका पूरा नाम है ये, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म सरकार ने बड़े अच्छे से बनाई है मिस्टी। कह रहा है एक फिर से स्कीम बना दी शॉर्ट फॉर्म वाली मिस्टी, जो एम्ड एट होगी कि अंडरटेक किया जाए मैंग्रोव के प्लांटेशन को। मैंग्रोव का मतलब होता है सदाबहार वन, प्लांटेशन मतलब प्लांट करना, किसी चीज़ को उपजाना। तो ये इस स्कीम में सदाबहार वन लगाए जाएंगे, और कहाँ लगाए जाएंगे, कोस्ट लाइन के साथ में, समुद्री किनारों के साथ में। और कहाँ लगाए जाएंगे, सॉल्ट पैन लैंड्स पे। सॉल्ट पैन लैंड्स वो लैंड्स हैं जहाँ पे सॉल्ट का पैन बना हुआ है, नमक का एक बर्तन बना हुआ है, मतलब वो लैंड एक नमक के बर्तन की तरह चल रही है, जमीन के ऊपर नमक आ चुका है। आपको यहाँ राजस्थान में मिलेगी, बीकानेर के आसपास, गुजरात में मिलेगी, कच्छ के रण में, है ना। तो ऐसी जगहों पे ऐसा प्लांटेशन हो सदाबहार वनों का। कह रहा है ऐसी जो स्कीम है ना, ये स्कीम सब कुछ बताती है, जो फंडिंग का काम है ना वो छोड़ देती है, और किस पे, आपसी कोऑपरेशन पे, कन्वर्जेंस पे, और किस किस के बीच, मनरेगा के बीच में, और एक कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड पे। अफोरेस्टेशन फंड का क्या होता है, मतलब ऐसा फंड जिस पे फॉरेस्ट लगाए जाए, जिस पैसे का इस्तेमाल करके बंजर पड़ी ज़मीन पे कुछ जो है जंगल वंगल उगा दें, है ना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। और कंपेंसेटरी का मतलब होता है कंपेंसेशन के लिए है, क्योंकि हमने जंगलों को काटा है, अब उसकी भरपाई कर रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं। तो एक भरपाई वाला जो जंगल लगाने का जो फंड है और मनरेगा का फंड है, उनके बीच के कॉपरेशन पे इसकी फंडिंग को छोड़ दिया है। तो ये कॉपरेशन होगा तो स्कीम चलेगी। बात आ गई समझ में। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव वाली जो स्कीम है इसकी वर्ब है लीव समवन टू समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ के भरोसे छोड़ना, फंडिंग को छोड़ दिया गया है कन्वर्जेंस के भरोसे। कंपेंसेटरी भरपाई करने वाला, अफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना, फॉरेस्ट को बढ़ाना, जंगल के कवर को इंक्रीज करना। सॉल्ट पैन लैंड्स वो लैंड्स हैं जहाँ पे सॉल्ट का पैन यानी बर्तन बना हुआ है, वो पूरी लैंड ही सॉल्ट से भरी हुई है, जमीन में आपको नमक मिलेगा। चलिए इतना ही पढ़ लेते हैं, बड़ा लंबा आर्टिकल है ये, आगे का आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना। अपनी आधे पौने घंटे क्लास में इतना ही कवर कर पाएंगे। अब आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। एक कॉन्सेप्ट यहाँ रह गया था ऑन द फेस ऑफ इट वाला, ये फटाफट करवा देता हूँ आपको। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है प्राइमा फेसी या देखने में। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट में इट को चेंज नहीं करना है। ये फ्रेज ऐसा ही रहेगा, चाहे किसी आदमी के लिए यूज़ हो रहा हो, चाहे औरत के लिए यूज़ हो रहा हो, चाहे कई लोगों के लिए यूज़ हो रहा हो, इट को इट ही रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करना। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट द बैटरी वॉज डेड, देखने में ऐसा लगता था ऑन द फेस ऑफ इट
प्राइमा फेसी ऐसा लगता था कि बैटरी जो है वो डेड थी, बैटरी खत्म हो चुकी थी। तो बैटरी के लिए आपने इट लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑन द फेस ऑफ इट। यहाँ देखो, ऑन द फेस ऑफ हर शी वॉज लाइंग, उसको देख करके ऐसा लगता था प्राइमा फेसी कि वो झूठ बोल रही थी। अब यहाँ पे आपने शी के हिसाब से हर लगा दिया, लेकिन ये बुद्धिमानी इस फ्रेज के साथ में नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट यही है कि ये फ्रेज अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता, एडवर्बियल फ्रेज है। तो शी है, ही है, दे है, इट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट ही रहेगा। वैसे ही ऑन द फेस ऑफ देम ऑल फैंस वर डिसअपॉइंटेड एट द टीम्स लॉस, देखने में ऐसा लगता था, प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा था, सारे फैंस जो है निराश थे टीम की हार पे। तो फैंस के लिए देम लगा दिया तो गलत है, आप इट ही लगाएंगे, ये किसी के लिए नहीं आया, ये फ्रेज है, ऐसे ही चलता है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे, यही सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्विज पे अप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पीओ मेंस लेवल का है, खतरनाक क्वेश्चन बना है। इंडिया एट 100 का फोकस अगर आप कंसीडर कर लें, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कदम होगा जो नेसेसरली एक पार्ट नहीं होगा बजट का? तो इंडिया एट 100 के लिए आपको यहाँ बताया गया सेकंड पैराग्राफ में, इंडिया एट 100 के लिए क्या क्या करना है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिस हो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो फाइनेंशियल वाला, तो यहीं से इसको सॉल्व करना है। मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ। तो 4 मेजर अगर सरकार उठाए तो इनमें से कौन सा कदम आपको लगता है कि इंडिया एट 100 का पार्ट नहीं होगा? इंसेंटिव टू लोकल आईटी सेक्टर, इस्टेब्लिशिंग मॉडर्न लेबोरेटरी, कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू रिड्यूस एनपीएस, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो चारों में से सही आंसर को निकाल लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ हिंट के साथ में, वहां से मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है जी, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? हैवी ऑन एक्रोनिम्स एंड लाइट ऑन डिटेल्स, इसका क्या मतलब है? तो 4 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। स्कीम्स हैव पॉम्पस नेम्स वर हेविली फंडेड, स्कीम्स हैव अनइम्प्रेसिव नेम्स बट विद इनएडिक्वेट फंडिंग, स्कीम्स हैव इम्प्रेसिव नेम्स बट डिटेल्स डिवर्स वर इनएडिक्वेट, और स्कीम्स हैव इन अनइम्प्रेसिव नेम्स बट वर डिटेल्ड एक्सप्लेन इन डिटेल। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा है मोटे तौर पे, इन चारों में से किसको आप मीनिंग लगाओगे? पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, है ना? इंप्रेसिव और पॉम्पस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। थर्ड फ्रेजल वर्ब है पोर ओवर, इसका मीनिंग आपसे पूछा है, ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको ये। चौथा इडियम है टू टिक ऑल द राइट बॉक्सेस, इसका मीनिंग बताना है। पांचवें में हैजर्डस वर्ड का मीनिंग बताना है, क्या ये प्रिकेरियस होता है, क्या ये एम्पेडस होता है, या क्या ये आर्टिसन होता है? ठीक है, देख लो, सही मीनिंग को चूज कर लो। 6वें और 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी इस सेंटेंस के अंदर, उनको आपको इंप्रूव करना है, सही करना है। पहली एरर मिल सकती है इस फ्रेज के अंदर, और दूसरी एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। सातों क्वेश्चंस के आंसर इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में है। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, आंसर्स को चेक करके मुझे जरूर से बताना। जो तरीका आपको बताया, तैयारी को जोर शोर से खींच लो, 6 महीने के अंदर आप सभी की इंग्लिश एटलीस्ट रेडी होनी चाहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।